लाता होगा ना यार, मैथ किसने बनाया, मन में खूब गाली देते होगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ किसने बनाया। चच्चा ने जो फोटो देख रहे हैं ना, इनके बारे में ही बताने वाले हैं आपको। ये चच्चा ने 2 गो चलो चच्चा जी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त चल रही होगी आपकी स्टडी। तो चलो एग्जाम की प्रिपरेशन। कल वाले जो हमने वीडियो डाले उस पर अच्छा रिस्पांस आया। चलिए, कुछ स्टूडेंट 30-35 स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे, अच्छा लगा। और आप लोगों ने जो है काफ़ी व्यूज़ मतलब कि देखे हैं, काफ़ी टाइम हमारी वीडियोस को पूरा देखे, वॉच टाइम अच्छा है इस पर, खुशी की बात है। तो चलिए, आज जो है कल हम लोग का लेक्चर का फर्स्ट क्लास था, अभी तक हमने लेसन स्टार्ट नहीं किया है। आज मैं आपको एल्गोरिदम समझाने वाला हूँ अच्छे से, फर्स्ट लेसन का। तो एल्गोरिदम मैं आपको शुरू से, आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा ना यार, मैथ किसने बनाया, मन में खूब गाली देते होगे, जी भर के गाली देते रहे यार, किसने मैथ बनाया, भेजा खराब हो रहा है, मतलब कुछ अलग सा है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ किसने बनाया। मैथ किसने बनाया ये तो पता नहीं, पर ये आपका जो यूक्लिडियन एल्गोरिदम है ना, ये किसने बनाया, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपके 10th के चैप्टर में इस महानुभाव ने, इस चच्चा ने जो फोटो देख रहे हैं ना, इनके बारे में ही बताने वाले हैं आपको। इस चच्चा ने 2 गो चैप्टर बना दिया आपके 9th 10th के मैथ में, जिसको लेकर के आपका फ्यूज़ उड़ा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, थोड़ा सा पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दिया जाए, क्या ज़रूरी है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो चच्चा जी स्टार्ट करते हैं। तो इनको जो देख रहे हैं ना, इनका नाम आपको पता है क्या है? इनका नाम हम आपको बताते हैं। इनका नाम देखिए, यहाँ हम पहले लिख दिए हैं लास्ट में, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। और इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था एंड 850 ईस्वी में पधार चुके थे महाराज, यानी कि 70 साल। और इस 70 साल के जीवन में ऐसा कारनामा कर गए ना कि सब विद्यार्थी सब परेशान है, ठीक। और परेशान वह है जो पढ़ना नहीं चाहता है, बाकी जो दिमाग वाला है, जिसको जीवन में सक्सेस होना है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा काम करके गए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मोहम्मद इब्न मूसा जी है, इन्होंने एक एल्गोरिदम बना दिया, एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया। ये एल्गोरिदम जो है एक सुपरिभाषित है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक विशेष प्रकार की समस्या जो मैथ में होती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम बना दिया जिससे कोई भी छात्र छात्राएं इस चीज़ को अच्छे से, आसानी से जो है सॉल्व कर सकते थे, किसी भी परेशानी को, जो ये एल्गोरिदम सभी पे फिट बैठता था। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, इसको पढ़ के आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है ना। एल्गोरिदम जो है एक सुपरिभाषित, यानी कि एक अच्छे से सजाया हुआ, लाइन से बताया हुआ एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करना पड़ता है, और वह समस्या भी मैं अभी आपको देने वाला हूँ इस चैप्टर में, और बताने वाला हूँ कि किस प्रकार की समस्या का हम हल करते हैं, एक एक करके अच्छे से। तो सबसे पहले तो जो ये एल्गोरिदम शब्द है, ये कहाँ से आया? आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, तो आप बताइए कि एल्गोरिदम शब्द आया कहाँ से। कॉपी पेन लेके बैठिएगा बाबू, नोट भी करना है ना, ताकि याद रहे, क्योंकि वीडियो देख करके आपका दिमाग इतना शार्प नहीं होगा कि आप एक ही बार में नोट कर लो। हम लोग को तो एक बार में याद हुआ ही नहीं था, हम लोग तो रट रहे थे। हम लोग को समझाने वाले तो कोई टीचर ही नहीं थे, हम लोगों को रटना पड़ता था। आप लोग को तो समझाने के लिए इतने सारे व्यवस्थाएं, ऑफलाइन टीचर है, ऑनलाइन टीचर्स है, फ़ोन में आप बार बार हेल्प ले सकते हैं। हम लोग के समय में कुछ नहीं था, बड़ी परेशानी होती थी। आपको तो इस सब परेशानी से नहीं गुजरना है ना, लेकिन फिर भी कॉपी पेन लीजिए और अच्छे से बारीकी से जो आपको समझ में आए अपने नोटबुक में रेडी रखिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए, क्या कह रहा है, शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अल ख्वारिज़मी कौन? ये जो फोटो देख रहे हैं ना, उन्हीं का, ठीक, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं के लिखी पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया। ये एल्गोरिदम शब्द जो है ना, 9वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई। अभी देख लीजिए, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 9वीं शताब्दी की ही बात हो रही है। 9वीं शताब्दी में ही एल्गोरिदम बन गया था। सोच रहे हैं 9वीं शताब्दी, अभी 21वीं शताब्दी, क्या 100 साल बैक हो गया। आप थोड़ा सा सोच के देखो, तो 9वीं शताब्दी में ही एल्गोरिदम बन गया था, यानी कि 780 850 ईस्वी के बीच में ही बना दिया गया था। इसका एल्गोरिदम तैयार कर दिया गया था, जिसको अभी आप पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो कितना पुराना शब्द है। और यह शब्द जो है एक फारसी गणितज्ञ यही मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था, ठीक ना। अब पढ़ने का मन ना होगा ना एल्गोरिदम, तो इन्हीं को गरियाना ढूंढ रहे थे ना यार किसने बनाया। अब तो पता चला ना कि अलजेब्रा और ये यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम वाला इन्हीं का किया धारा है। तो अब जितना आशीर्वाद लेना है लेते रहिए इनसे। चलिए, तो वही कह रहा है कि अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। और वास्तव में जो एल्गोरिदम शब्द है ना और एक अलजेब्रा शब्द भी है, ये दोनों जो है इन्हीं के नाम से लिया गया है। और अलजेब्रा शब्द इनके एगो पुस्तक लिखे थे, पुस्तक समझ रहे हैं ना, बुक, एगो बुक राइटिंग में ये जो है ये नाम जो है इनका लिखा है, एक किताब लिखे थे। किताब का नाम देखिए क्या है, हिसाब अल जबर वा अल मुकाबला। तो ये बुक जो लिखे थे ना अल जवार वा अल मुकाबला, इसी से इस अलजेब्रा का अलजेब्रा बना, अलजेब्रा शब्द बना, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो ये एक विशेष प्रकार के एल्गोरिदम है जो इन्होंने बना दिया। अब इन्होंने तो बना दिया, अब बेचारा जो है 850 ईस्वी में चल भी गए, चले गए ना। अब परेशानी तो हम लोगों को हो गया ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को जितना परेशान होना था हो लिए। अब आपको हम बताते हैं कि इसके एल्गोरिदम को समझना है और इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। अब देखिए, हमको समझने वाली बात यह है कि एल्गोरिदम कार्य कैसे करता है, यानी कि एल्गोरिदम जो है हम बनाते कैसे हैं, यह काम कैसे करता है, ये समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक कोई नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। नंबर मानने का मतलब है कि हम एक नंबर मान लेते हैं 455 एंड दूसरा नंबर मान लेते हैं 42, ठीक है। ये इसको हमको एल्गोरिदम की मदद से HCF निकालना है, ठीक है। HCF यानी कि हायर कॉमन फैक्टर, समझ रहे हैं ना। HCF निकालना है, जिसको आप हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। लेकिन आपको नॉर्मली महत्तम समापवर्तक नहीं बनाना है, आपको एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाना है। तो जो एल्गोरिदम बनाया गया था उसका परिभाषा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कल वाला जाकर के पहले लेक्चर 1 देखिए। चलिए, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि A बराबर BQ प्लस R, हमारा एल्गोरिदम का फॉर्मूला तो यही था। तो इस फार्मूला पर ही आपको सॉल्व करके बताना है। तो यह काम कैसे करता है, इस फार्मूला पे हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें जो बड़ा पूर्णांक है जैसे कि 455 एंड 42 यानी कि 455 और 42, जिसमें बड़ा क्या है 455 है। तो आप जो है एल्गोरिदम का कार्य यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 455 को आपको क्या करना है कि इसमें 42 से भाग देना है, 42 से 455 में, यानी कि 42 में आप 10 से भाग लगाएंगे। देखिए नॉर्मली हम आपको भाग करके भी बताते हैं। चलिए, यहाँ पे 455 है, इसमें आपको 42 से भाग करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग करना है। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टाइम हम लगा सकते हैं 420, अल्लाह 420 नहीं, यहाँ 420 आया, आप लोग को नहीं बता रहे। चलिए 5 3 35 हो गया, यानी कि 10 टाइम लगा और रिमाइंडर 35 भी बच गया, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा और 35 बच भी गया। ठीक, देखिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। लेकिन यह कार्य हमको कब तक करना है, जब तक हमारा HCF प्राप्त ना हो जाए। और HCF तो कोई एक ही नंबर आएगा, और वो नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, बनाते रहेंगे। अब इसके अगले कार्य में हमको क्या करना है कि 42 एंड 35 को ले लेना है। चलिए 42 को हम इधर ले लेते हैं एंड 35 छोटा है, इसलिए 35 से हम 42 में फिर डिवाइड करते हैं। वही काम करना है। अब चलिए, अब क्या करना है आपको कि 42 में 35 से डिवाइड करना है। कर देते हैं 35 में 42 से, 1 टाइम लग जाएगा 35, 12 में से 5 गया 7 कट गया, 1 टाइम लगा और 7 बचा। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 7। तो हमारा सेकेंड स्टेप देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक, एंड ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक, सेकेंड स्टेप में भी हम वही काम किए। अब आपको थर्ड स्टेप बनाना होगा। यहाँ 35 है, यहाँ 7 है। हम इसको तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर रिमाइंडर 0 न आ जाए, यानी कि शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। ओके, चलिए 35 को अब यहाँ पर लेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप जितना स्टेप बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक ना। 35
और यहाँ पे 7 है तो 7 इधर। अब 7 से 35 में आपको डिवाइड करना है, बहुत ईजी है। 7 से 35 में 7 5 जा 35, 7 5 35, तो 5 मरतबे लगा और यहाँ पर शेष देखिए ख़त्म हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर 0 आ गया। जब ये रिमाइंडर 0 आया आपका काम खत्म, 0 आया आपका काम खत्म हो गया। यानी कि जब ये रिमाइंडर आएगा तो आपका जो है एल्गोरिदम सॉल्व हो गया, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 7। आपने 7 से लगाया तो आपका आंसर तो जो है 445 एंड है ना 42, इसका HCF कितना होगा 7 ही होगा। अब आप इसको पता करने के लिए एक तरीका है आपके पास, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे आप कि 445 का और 42 का सभी जो है अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। चलिए हम आपको देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक, इतना बना करके आपको स्टॉप कर देना है। लेकिन हमारे पास एक बड़ी समस्या यह है कि चेक करना है कि जो हमारा आंसर 7 यहाँ आया है सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हायर कॉमन फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम 455 एंड 42 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि 445 एंड 42, ठीक, इसका सभी गुणनखंड को लिखेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, LCM आप सब जानते हैं। तो 445 का LCM कीजिए, 591 एंड 7 या 21, 5 7 5 7 एंड 13 आ गया। एंड चलिए अब 42 का करेंगे तो 2 फिर 3 से 7 7 से 1, यानी कि 2 3 7, 2 3 और 7, देखिए आया। अब HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम हायर कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए कि दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो बड़ा है और दोनों में है, वह ऐसा नंबर जो कॉमन हो, दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा तो इसमें 13 है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ हम एक ही नंबर देख रहे हैं 7 जो दोनों में है, ठीक। तो जो दोनों में रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी अगर 2 रहता ना, मान लेते हैं अगर 2 रहता यहाँ भी तो 2 2 इसका HCF नहीं होता, 7 होता। हायर कॉमन फैक्टर जो हाई होता है, जो बड़ा होता है, तो बड़ा 7 है तो इसके लिए 7 ही होगा। अगर यहाँ 13 है एगो और इसमें भी 13 होता ना तो 13 हो जाता है HCF। तो हमको यही चीज़ आपको यहाँ पर देखिए एक साथ दो फायदा हो गया ना, इसलिए कहते हैं लेक्चर क्लास अटेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेक्चर अटेंड कीजिएगा ना तो उसमें आपको कई सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो लेक्चर क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए और 100% अटेंड कीजिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्यूशन से ज़्यादा लेक्चर अटेंड करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो चलिए 7 7 दोनों में आ गया, यानी कि इसका HCF कितना हुआ 7 हुआ। वही हमारा यहाँ भी आ गया था, यानी कि हमारा जो है एल्गोरिदम सॉल्व हो गया और अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आया ना। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब आज का जो है वास्तविक रियल नंबर के एल्गोरिदम का हमारा जो है लेक्चर खत्म है एंड कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।